साथियों नमस्कार। आज की इस रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 30 मार्च को, विक्रमी संवत का पहला दिन है और भारत में वर्षों से मनाए जा रहे नव वर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष की बात करें या फिर हम नव वर्ष की बात करें जो जनवरी माह में शुरू होता है उसकी बात करें, लगता है कि बातचीत करना ज़रूरी है। और जिस तरीके का परिवर्तन जनवरी माह में हुआ और उसको ले करके पूरे विश्व में लगातार चर्चा चल रही है और ये हो रहा है कि हाँ, जिसको ध्यान में रखते हुए आज का विषय भी हम लोगों ने रखा, बाजार युद्ध, ट्रंप और टैरिफ वार, कि सब तरफ पूरे विश्व में बाजार के द्वारा युद्ध की बात छिड़ी हुई है। किस तरीके का बाजार युद्ध हो रहा है, बाजार के द्वारा युद्ध हो रहा है या युद्ध का बाजार हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर इस विषय को लेकर के बात कहूं, और गांव में चूंकि ज़्यादा टहलता हूं और मेरी समझ भी उसी हिसाब से थोड़ी बहुत है, तो लगता है कि ट्रंप ने टैरिफ की जिस तरीके से घोषणा की, उससे हम पर क्या असर पड़ेगा। हमारे खेत में जो हो रहा है वो तो पैदा होगा ही होगा। जिस तरीके से हम चीज़ों को खा पी रहे हैं उस तरीके से चीज़ों को खा पिएंगे भी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो आसपास चीज़ें इस्तेमाल बनती हैं और उनको हम खरीद करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर कभी और भी चीज़ें लगनी शुरू होती हैं और जिसकी पहुंच, बाजार की पहुंच कहूँ गांव तक भी हो गई है। और उसमें से एक चीज़ आती है मोबाइल। गांव में भी हम उस बाजारू व्यवस्था को देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, जिसका उत्पादन अगर कहूँ कि अपने देश में भी नहीं हुआ है, कहीं बाहर भी हुआ है। तो अगर बाहर से चीज़ें लगातार हम आयात कर रहे हैं और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ आयात और निर्यात पर निर्भर है, तो मुझे लगता है कि शायद तब इस तरह के टैरिफ से आयात और निर्यात पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और तब कहीं दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी ईमानदारी से कहूँ कि किस तरीके की दिक्कत होगी और क्या हो सकता है, उसको समझ पाने में असमर्थ हूँ। हम सबके बीच में अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं जो आज के मुख्य वक्ता भी हैं, डॉक्टर कृष्ण स्वरूपानंदी जी। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस गंभीर विषय को हम जैसे लोगों के लिए आसान भाषा में अगर समझाएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर, हमारे देश में पिछले दिनों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे और भारत सरकार और न्यूजीलैंड के बीच एक सहमति बनी कि 60 दिनों के अंदर भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता अंतिम रूप लेगा। 60 दिनों के भीतर। न्यूजीलैंड के बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। न्यूजीलैंड की आबादी नागपुर की आबादी के बराबर है।
नागपुर की आबादी के बराबर वाला देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है और उसमें दो बिंदु असहमति के आते हैं, शराब और दूध। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी उत्पादन में बहुत आगे है, शराब के उत्पादन में भी बहुत आगे है। तो वो चाहता है कि उसके डेयरी उत्पादों और अल्कोहलिक पेय पदार्थों के लिए भारत में आयात शुल्क कम। भारत को ट्रेड वर्ल्ड में एलिफेंट कहा जाता है, हाथी, और न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है, यानी लंबी चोंच वाला छोटे डंडे वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। भारत उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है और यही भारत है जिसने लगभग 1.5 दशक पहले RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका अगुआ चीन है, आसियान देश हैं, उसमें न्यूजीलैंड भी आसियान का सदस्य है। उस समय भारत पीछे हटा था क्योंकि देश में जो दूध का उत्पादन है, अगर भारतवर्ष में सस्ते डेयरी उत्पाद डंप होंगे तो देश के दुग्ध उत्पादकों पर बुरा असर होगा। तो भारत का न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता 60 दिनों के अंदर फाइनल होना है। साथ ही साथ 2021 के बाद भारत ने जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, किनके साथ किया है? मॉरिशस के साथ किया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, और 3 देशों के साथ, 2 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ मुक्त व्यापार समझौते में भारत सरकार तेजी से लगी हुई है। 2022 में उसने इंग्लैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू की थी, उसने यूरोपियन यूनियन के साथ शुरू की थी, बात रुक जाती है, और अब अमेरिका के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से काम कर रहा है। 4-6 मार्च के बीच हमारे देश के वाणिज्य मंत्री अमेरिका में थे और अमेरिका के सभी चैनल्स से भारत सरकार बातचीत कर रही है, खबरें छन छन करके आ रही हैं। ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। ट्रंप के बारे में दुनिया का मीडिया कहता है कि वो डिसरप्टर हैं, चीज़ें छिन्न भिन्न कर देते हैं, और सारी दुनिया में आशंका के बादल छा गए। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका की असली आज़ादी 2 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने कहा लिबरेटिंग डे है अप्रैल 2। क्यों? उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका जो है, जिनके साथ भी ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा। यानी जो देश अमेरिकी उत्पादों पर, अमेरिकी उत्पाद जो देश मंगा रहे हैं और जितना आयात शुल्क लगा रहे हैं, उतना ही आयात शुल्क अमेरिका भी लगाएगा, और उसके लिए उन्होंने नाम दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ्स।
दूसरा, उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक उत्पादों पर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ये तो अप्रैल 2 से शुरू होगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति रहे हैं, महामूर्ख रहे हैं, उन्होंने अमेरिका की बहुत सारी दौलत अमेरिका नहीं आने दी और इतना कम टैरिफ अमेरिका में आने वाले उत्पादों का रहा है कि अमेरिका लुटता रहा है। जो उनका शब्द है वो है April 2 is a liberating day for our country. We are getting back some of the wealth that very foolish presidents gave away because they had no clue what they were doing. यानी उन्होंने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है, वेरी फूलिश प्रेसिडेंट्स। और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2 जो है वो हमारे लिए आज़ादी का दिन है। साथ ही साथ उन्होंने ये घोषणा की कि 12 मार्च से अमेरिका में जो भी बाहर से स्टील आएगा उस पर 25% टैरिफ्स लगाए जाएंगे। स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ्स इम्पोज किए जाएंगे। 12 मार्च से ये प्रभावी हो गया है। उसमें कभी ट्रंप एक कदम आगे चलते हैं, कभी थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, कहते हैं थोड़ा हम लीनियंट भी होंगे। और इधर उन्होंने 26 मार्च को अनाउंस किया कि अमेरिका में जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटो व्हीकल्स आ रहे हैं या ऑटो पार्ट्स आ रहे हैं, ऑटो पार्ट्स या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उन पर 25% की ड्यूटी, उन पर 25% के टैरिफ्स अप्रैल 3 से लगाए जाएंगे। अप्रैल 3 उन्होंने उसकी तारीख घोषित की है। 12 मार्च से उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स 25% अनाउंस कर दिया है। अप्रैल 2 से सभी देशों के साथ वो घोषणा कर चुके हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे और कुछ सेक्टर्स में एडिशनल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ये सवाल उठता है कि हम पर क्या असर पड़ेगा। असर पड़ेगा और उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। ये देखना होगा कि वस्तुतः ये लड़ाई है किनके बीच। असली लड़ाई जो है वो अमेरिका और चीन के बीच है। 2018 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका की चहेती कंपनियों के स्क्रूज टाइट करने शुरू किए थे और उन पर कुछ सैंक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जब बात की तो अमेरिकी कंपनियों ने मन बनाया था और अमेरिका परस्त कंपनियों ने मन बनाया था, या अमेरिका में जिनका ज़्यादा कारोबार है कि वह चीन से अपना कारोबार समेटने का काम कर सकती हैं, करेंगी।
जैसे एप्पल ने सोचा कि जो उनका असेंबली प्लांट है वो भारत है, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खास करके बड़े प्रसन्न हुए कि वो होता है ना, शिकहर टूटा बिल्ली के भाग्य से, कि अगर चीन से कंपनियां जाएंगी तो जाएंगी कहाँ। भारत में उनके स्वागत की तैयारी हुई। भारत सरकार ने सारी दुनिया में रोड शो करके बताना शुरू किया कि हमारे पास इतना लैंड बैंक है। राज्यों ने बताना शुरू किया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ये सुविधा है, हमारे यहाँ वो सुविधा है। वो बिल्कुल डेवलप्ड इलाके में आप आएँ, अपने प्लांट्स लगाएं, नोएडा में लगाएं। तमिलनाडु की सरकार ने पलक पावड़ी बिछा करके स्वागत किया, और तमिलनाडु की सरकार ने कहा हमारा तो मॉडल जो है वो द्रविडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है हम। लेकिन वैसा कहीं कुछ हुआ नहीं। मैंने अभी कहा, जो मुझको लगता है कि असली लड़ाई जो है वो असली व्यापार युद्ध जो है, असली टैरिफ वार जो है वो चीन और अमेरिका के बीच में है। चीन को थोड़ा समझना होगा। चीन को हमारे यहाँ न समझने की कसम जैसे हम लोगों ने खा ली है। सामरिक दृष्टि से भी हम चीन को बिलिटिल करते हैं, क्योंकि हमको तो इमीडिएट बलि का बकरा पड़ोस में दिखाई पड़ता है, हम सारी ऊर्जा उधर लगाते हैं। मैं राजनेताओं को बहुत महत्व नहीं देता हूँ और उनको कोट भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि जबान तक बात आ गई है तो कोट ही कर देता हूँ। दो राजनेताओं ने कहा था कि चीन हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट है। एक जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था, उस समय उनकी थोड़ी आलोचना भी हुई थी, और एक संकेत मुलायम सिंह ने भी किया था। शायद उनको रक्षा मंत्री रहते हुए कुछ आभास हुआ होगा। अब हम चीन की जो आर्थिक ताकत है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ 300 अरब डॉलर है, और यूरोपियन यूनियन के साथ 200 अरब डॉलर है। 300 अमेरिका के साथ है ट्रेड सरप्लस, व्यापार अधिशेष, व्यापार में फ़ायदा, और 200 अरब डॉलर जो है वो यूरोपीय संघ के साथ, और जिसको एमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्स कह सकते हैं, यानी ग्लोबल साउथ के साथ चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वो 500 अरब डॉलर है। यानी ये मैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात कर रहा हूँ। चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ 300 अरब डॉलर, यूरोपियन यूनियन के साथ 200 अरब डॉलर, और 500 अरब डॉलर जो है जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, यानी एमर्जिंग इकोनॉमी का जो यूनिवर्स है उसके साथ है। साथ ही साथ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस समय वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 32% है, और उसके बाद जापान की 6.5% है, जर्मनी की 4.5% है। 32% चीन की है। अगर 1995 में चला जाए तो चीन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड में चीन 5% से भी कम था। 1995 में 5% से भी कम था, और आज जो है 32% उसका
वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का कंजम्पशन कितना चीन करता है? 12%, यानी 32% उत्पादन कर रहा है और कंजम्पशन जो है सिर्फ 12% का कर रहा है। अगर साइज की दृष्टि से देखा जाए, आकार की दृष्टि से देखा जाए, तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग का आकार जो है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग के आकार का 10 गुना से ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से नारा लगाया गया था मेक इन इंडिया, फिर उस नारे को थोड़ा सा संशोधित और परिवर्धित किया गया, कहा गया मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। फिर इतने से भी पेट नहीं भरा, तब कहा गया असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, कि आइए यहाँ असेंबली करिए फॉर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में ये जोर दे करके वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद ये कहा गया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी अगर आप अपना निर्यात बढ़ाएंगे तब आपका विकास होगा। विकास के लिए जरूरी है कि आप खूब निर्यात बढ़ाएं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। उसी को थोड़ा उलट करके भी कहा गया ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स, विकास होगा तब आप निर्यात करेंगे। अब जरा अपने मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जाए। वर्ष 2013-14 में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारे यहाँ जीडीपी में बमुश्किल 17.3% था, और 10 वर्ष बाद जो 23-24 का आंकड़ा है वो भी 0.1 अंक तक मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17.3% बमुश्किल है, यानी 17.3% पहले थी और 10 साल बाद भी 17.3%। रोजगार की दृष्टि से देखिए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्ष 2013-14 में 11.6% रोजगार में उसकी भागीदारी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और वर्ष 2022-23 में घटी है 10.6%। अब चीन जो है इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहा है कि चीन उसको अकेले चबा खा नहीं सकता है, उसको बाजार चाहिए ही चाहिए। उसको कहीं न कहीं खपाना है, खपाने की कलाएं उसको खूब आती हैं। अपने देश की चर्चा की जाए तो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर है। कभी 88 रहता है, कभी 85 रहता है, कभी 100 छूता है, कभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 अरब डॉलर है। देश का जो कुल व्यापार घाटा है उसका 1/3 अकेले चीन के साथ हमारा है। 33, 34, 32, 35 ये चलता है अगर 8-10 वर्षों का आप देखें, यानी हमारा 1/3 व्यापार घाटा चीन के चलते हैं, चीन के साथ है। और चीन की मैन्युफैक्चरिंग की खासियत भी देखनी होगी। हाई एंड यूज प्रोडक्ट्स चीन बनाता है लगभग 65%। वर्ल्ड हाई एंड यूज वाली मैन्युफैक्चरिंग में जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज हैं, ईवी बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं। बहुत बड़े अगर आप पावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो आपको जो उसके लिए साज सरंजाम चाहिए वो चीन देगा आपको।
अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल्स चीन से सस्ते मिलेंगे। 65% मैन्युफैक्चरिंग चीन के हाथ में, और जो बेसिक मटेरियल्स हैं उसमें 40% है चीन। अपैरल में परिधान, वस्त्र, ये कपड़े, तरह तरह की चीज़ें। और चीन जो है अपने एक्सपोर्ट्स की रीरूटिंग करता है। जैसे भारत सरकार का जो आंकड़ा आता है वो चीन के साथ जो आता है वो चीन के साथ रहता है। चीन हांगकांग के जरिए जो निर्यात कर रहा है उसको अगर जोड़ दिया जाए, वियतनाम के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है, अगर उसको जोड़ दिया जाए, वियतनाम, बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका से रीरूट होकर के आ रही हैं, तो व्यापार घाटा और होगा। इस पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कभी कभी बिजनेस स्टैंडर्ड में आ जाता है, आंकड़े मैं दे सकता हूँ, थोड़ी मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। यानी हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा ज़बरदस्त है। अब आइए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की चर्चा की जाए। चीन के साथ जो व्यापार घाटा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में चीन का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, पिछले 4-5 वर्षों में एब्सोल्यूट टर्म्स में उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव कहाँ हुआ है? जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, वो 5 वर्षों में $300 अरब से $500 अरब पर पहुंच गया है। और बहुत सारा निर्यात जो है चीन रीरूट कर रहा है ग्लोबल साउथ के द्वारा अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में। ट्रंप ने अभी 26 मार्च को जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसमें ये कहा है कि अमेरिका में जो भी ऑटो व्हीकल्स आएंगे या ऑटो पार्ट्स आएंगे उन पर 25% की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसकी परिणति क्या होगी? मुझे लगता है इसकी परिणति ये होगी कि वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चाबी जो है चीन के हाथों में जाने वाली है। कैसे? अमेरिका में जो ऑटो व्हीकल्स पहुंच रहे हैं, कहाँ से पहुंच रहे हैं? दक्षिण कोरिया, जापान की जो है ऑटो व्हीकल्स भेजता है। साथ ही साथ जापान और साउथ कोरिया की कंपनियां कनाडा और मैक्सिको में भी सक्रिय हैं। कनाडा और मैक्सिको में जापानीज़ और साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की सब्सिडियरीज वहाँ भी ऑटो व्हीकल्स बना रही हैं। ये अमेरिका खुद नहीं बनाता व्हीकल में? अमेरिका बनाता है, उसकी है फोर्ड वगैरह हैं, कुछ कंपनियां हैं। थोड़ा, हाँ, थोड़ा अधिक बाहर से। तो हो ये रहा है कि अमेरिका में जो ऑटो व्हीकल्स पहुंच रहे हैं, अमेरिका में तो डेट्रॉयट पूरी इंडस्ट्री ही है ऑटो की। अमेरिका में जो ऑटो व्हीकल्स का इंपोर्ट हो रहा है 78% हो रहा है ऑटो व्हीकल्स प्लस ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स। 78% जो है वो जापान, साउथ कोरिया और उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं मैक्सिको और कनाडा में, यानी 78%। इधर जब इसका ऐलान हुआ तो शब्दों में चाहे जो बोले मैक्सिको और कनाडा, मैक्सिको ने अभी 10,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर तैनात किए हैं। इलीगल
इमाइग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका में न घुसने पाएँ। मैक्सिको पूरी चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है। और साथ ही साथ कोरिया ने कहा है, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो तुरंत अमेरिका में ऑटोमोबाइल सेक्टर में $23 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी अमेरिका के लोगों को हम रोज़गार देंगे, अमेरिका में हम निवेश करने जा रहे हैं। ये भय बिन भय हुए न प्रीति वाली बात है कि दक्षिण कोरिया ने ऐलान किया है। जापान ने कहा है कि $1 ट्रिलियन का हम निवेश करेंगे ऑटो पार्ट्स बनाने में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाने में। तो होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा कि चीन जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत आगे है। जो ज़माना आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। तो अमेरिका की कंपनी टेस्ला जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस समय सिरमौर है। हालांकि घुड़की दी थी एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप हिंदुस्तान में क्यों टेस्ला की फैक्ट्री लगा रहे हैं, टेस्ला की पहली कार तो मैं खरीदूंगा अपने पैसे से यहाँ। लेकिन एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन आंध्रा में करेंगे। ये तो उनका ऐलान है। चीन की कंपनी BYD जो टेस्ला से कम नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, वो तेलंगाना में निवेश कर रही, उसका एग्रीमेंट हो गया है और ज़मीन वगैरह। चीन जो है वो सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत आगे है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत आगे है। इससे ये इस नतीजे की तरफ बढ़ा जा सकता है कि वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चाबी जो है वो चीन के पास जा रही है। अब हम अपनी स्थिति पर आते हैं, भारत का पर क्या असर पड़ेगा। ये स्वप्निल जी ने शुरू में बात कही थी कि भाई हम छोटे खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, छोटे उद्यमी हैं, अपने गांव में रहते हैं, हम पर क्या असर पड़ेगा। अब असर पर पहला असर हम आते हैं, ये जो रेसिप्रोकल टैक्स हैं ये तो बहाना है। एक्चुअली अमेरिका जो है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर उसकी निगाह जमी हुई है। दुनिया में भारत को फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ कहा जाता है। यानी दवाओं की, जैसे चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसी तरह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, या थोड़ा और संकुचित हुआ जाए तो फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ। यानी भारत की दवाएं जो हैं, अब उसमें नकली दवाएं हैं, कभी कभी सिर्फ गड़बड़ चला जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन दवाएं जो हैं दुनिया भर में भारत की पहुंच रही हैं, और पहुंचने के पीछे कारण है कि शुरू में यहाँ प्रोसेस पेटेंट रहा है, और तो अब अमेरिका ने कहा है कि दो काम करिए, डुअल लोकेशन फैक्ट्री होगी। यानी अमेरिका की कंपनी, उसकी एक प्रोडक्शन यूनिट भारत में होगी और एक प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका में होगी, डुअल लोकेशन प्रोडक्शन। दूसरा कहा है कि जो रीयूज्ड या रिफर्बिश्ड मेडिकल इक्विपमेंट हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनको भी अपने देश में आने दीजिए। यानी भारतवर्ष में हेल्थ केयर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को आने दीजिए। दवाओं के क्षेत्र में डुअल लोकेशन
प्रोडक्शन होगा कि अमेरिका की कंपनी जो है भारत में भी काम करेगी और भारत के साथ मिलकर के काम करेगी। भारत को ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। सस्ता इलाज पड़ता है अन्य देशों के मुकाबले। तो इस पर निगाह। जो दूसरी बात ट्रंप प्रशासन ने कही है कि जो आपके यहाँ ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं, उन पर आप जीएसटी 28% लगाते हैं, ये ठीक नहीं। ये जीएसटी आप जो है लोअर डाउन करिए, कम करिए। तो अगर जीएसटी कम होती है तो कोका कोला और पेप्सी कोला को फ़ायदा होता है, और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कोला कंपनियां जो हैं बहुत बड़ी कंपनियां हैं और अमेरिकन कंज्यूमरिस्ट कल्चर को पूरी तरह से ये प्रतिबिंबित करती हैं। और इसके बाद जिस पर बड़ी चर्चा चल रही है वो है एग्री प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर ड्यूटी भारत कम करे। ये दबाव पूरी तरह से पड़ रहा है और अमेरिका कह रहा है कि अभी तो कुछ चीज़ों पर तो तुरंत कम करिए, फलों पर और मेवे पर। ये अखरोट है, बादाम है और वो छोटी लाल जो बेरी होती है जिसकी चटनी और जूस बनता है, इन पर आप कम करिए। और आगे जो बात चल रही है, नीति आयोग के जो मेंबर हैं रमेश चंद, उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कि राइस, चावल, गेहूं, मक्का, मेज, इनके लिए भी आप ड्यूटी कम करिए। तो अगर चावल, मक्का, गेहूं और डेयरी उत्पाद और ये मुर्गे की टांग, अगर ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब अगर भारत में डंप होना शुरू हो गए तो जो हमारे डेयरी सेक्टर में काम करने वाले समुदाय हैं, जो ये प्रभावित होंगे, जो हमारे यहाँ खेती किसानी करने वाले लोग हैं। अगर अमेरिका का मक्का और अमेरिका का चावल और अमेरिका का गेहूं बेरोकटों के यहाँ आने लगा, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन जब बात बढ़ी है तो उसकी आखिरी निष्पत्ति तो वहीं जा कर के रुकती है। और सरकारें क्या बात करती हैं ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। जैसे हम नाम WTO का आ रहा है तो पहले तो मैं कह दूं, WTO को ट्रंप जो है रिडंडेंट मानते हैं, बेवकूफ़ी भरी चीज़ ना। पहला काम उन्होंने किया है कि WHO की फंडिंग रोक दी है और WTO के लिए भी कहा है कि हमारे पास पैसा टका नहीं है, और जितना WTO से रस चूसना था उतना लाभ ले चुके हैं सब ये विकसित देश। और अब बाइलेटरल एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, मल्टीलेटरलिज्म को ताक पर रख दिया गया। और एक समय था ये कहा जाता था कि दुनिया की जो सारी डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ हैं वो सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड हों, एकदम एक जैसी हों, सब जगह ट्रांसपेरेंसी हो, प्रॉपर्टी राइट्स, सब्सिडीज़, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सब चीज़ों में एकदम पारदर्शिता हो। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ रहा। OECD के देश, बहुत पुराना आंकड़ा है, 1.5 दशक पुराना आंकड़ा है कि 365 अरब डॉलर प्रतिदिन, 28 जो OECD के देश हैं
प्रतिदिन एग्रीकल्चर को सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर बायलैटरल एग्रीमेंट्स दबाव डाल डाल करके अमेरिका कर रहा है और भारत सरकार कब कहाँ झुक जाएगी ये हम नहीं कह सकते हैं। एक जगह कैसे झुकी थी ये पता चला था, इसलिए पता चल पाया था हम लोगों को कि जो हमारे ट्रेड निगोशिएटर एसपी शुक्ला जी थे उन्होंने आकर के बता दिया। उन्होंने बताया, ये वर्ष 1999 की बात है, दिसंबर में WTO में वहाँ की अदालत जो है, वहाँ एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसमें आप फरियाद करते हैं। तो अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने फरियाद की कि जो हमारे देश के उत्तम गुणवत्ता युक्त पदार्थ हैं उनको भारत जैसे देश जो हैं घुसने नहीं दे रहे हैं। भारत के लोगों के पास पैसा भी है और चाहते भी हैं हमारी चीज़ें खरीदना, तो जो उत्तम पदार्थ है उसको भारत सरकार रोक रही है। बहाना क्या लेती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लाज उसमें रहा है कि जिन देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक न हो वह जो है कुछ रोक लगा सकते हैं। तो जब मुकदमा उसमें भारत सरकार की तरफ से एसपी शुक्ला जी शामिल हुए तो पूरा लामबंद होकर के अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड नेगोशिएटर थे वो थे, और उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं खोलते हैं, जो हमारे ये सस्ते गुणवत्ता युक्त सामान है भारतीय उपभोक्ताओं को आप वंचित कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। तो भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, देखिए अभी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम खोलेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हमको थोड़ी मोहलत चाहिए, और मोहलत हम WTO के प्रावधानों के तहत ही मांग रहे हैं। उनका नहीं ये सब नहीं चलेगा, बाजार आपको खोलना पड़ेगा। तो भारतीय प्रतिनिधि ने झुंझला करके कहा, इट इज एन अनफेयर वर्ल्ड। तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, यस इट इज, यू हैव टू लर्न टू लिव इन इट। हाँ, ये अन्यायपूर्ण दुनिया है और आपको इसमें रहना सीखना होगा। और तत्काल 1429 सामानों के लिए देश के बाजार खोल दिए गए थे। तो वर्ष 2000 में जो आयात निर्यात नीति आई है उसमें 715 सामानों के लिए और उसके आगे के वर्ष में 714 सामानों के लिए 1429 सामानों के लिए भारत का बाजार खोला गया था। उसमें अमेरिकी प्रतिनिधि तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि देखिए हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अच्छी, इनका आप झूठ बोलते हैं, आपके प्रधानमंत्री के जो बयानात छपे हैं देश के पिंक डेलीज में उसमें तो है कि देश, उन्होंने कहा नहीं हमें पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं, हमको हथियार वगैरह भी लेने पड़ते हैं, हम सबसे बड़े हथियारों के आयातक भी हैं। उनका कुछ नहीं बहाने का, ये चलिए तो खुलवा लिया बाजार, खुल गया बाजार। तो चीज़ें कहाँ तक जाएंगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कब क्या कौन सा एग्रीमेंट हो जाता है। क्योंकि अपने देश में, मैं संविधान वेत्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो जस्टिस PV सामंत जैसे तमाम लोगों ने द हिंदू में जो लेख लिखे थे उसमें था कि अगर भारत सरकार का कोई कॉमर्स सेक्रेटरी या मिनिस्टर बाहर जा करके, यानी कोई एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट हो जाता है, एग्जीक्यूटिव जा करके किसी विदेशी ताकत के साथ कोई समझौता कर लेती है तो पूरे बाइंडिंग हो जाता है, पार्लियामेंट में कभी कोई इसकी कोई। तो ये जो ट्रेड वार है देश को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ट्रेड वार को अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो 1881 में एक दुनिया के जो
बड़े देश कहे जाते हैं, अमीर औद्योगिक देश, उनमें कुछ मंदी आई थी और वो मंदी बढ़ने की आशंका जब तेज हो गई तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण होंगे, कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी था कि 1881 के आसपास जो मंदी, और वो बढ़ रही थी मंदी, तो मंदी दूर करने का एक तरीका विश्व युद्ध हुआ। 1929-30 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन, महान मंदी, उसका परिणाम दूसरा विश्व युद्ध रहा। और उसके बाद जो विकसित अमीर औद्योगिक देश हैं, इनको लगा कि प्रत्यक्ष युद्ध करना आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह है, इसमें फौज फाटा और दुनिया भर का हथियार, तो इससे अच्छा है कि व्यापार युद्ध। तो व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। दो, अमेरिका में कंजर्वेटिव पार्टी के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, 1981 से 1989 तक रहे। इंग्लैंड में 1975 से 1990 तक संभवतः प्रधानमंत्री रही थी मार्गरेट थैचर। तो मार्गरेट थैचर यहाँ ये कंजर्वेटिव पार्टी की, और वहाँ अमेरिका में कंजर्वेटिव पार्टी के रोनाल्ड रीगन 1980, वहाँ भी मंदी। तो मंदी से निपटने के लिए वाशिंगटन कंसेंसस का फार्मूला आया था। वाशिंगटन कंसेंसस का जो फार्मूला है उसमें 10 प्रेस्क्रिप्शंस हैं। मुख्य रूप से उसको हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखें 1980 के दशक में एलपीजी का दौर शुरू हुआ। प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा तो बहुत ही अग्रदृष्टा थे कि 1980 के दशक में उधर एलपीजी वाशिंगटन कंसेंसस जो पकड़ रहा था, इधर आज़ादी बचाओ आंदोलन जन्म ले रहा था। उनको आभास हो गया था कि दुनिया कहाँ जाने वाली है। जो अग्रदृष्टा होते हैं बहुत आगे का देख लेते हैं। तो उसमें भी आप देखें कैसे बाज़ार खुलवा लिए गए। जो डंकल प्रस्ताव था उसमें व्यापार की चीज़ें पहले ठीक है, आप ये सामान बेचते हैं, क्या ड्यूटी लगेगी, इस चीज़ों बात होती थी। और उसमें क्या जोड़ दिया गया, कृषि जोड़ दी गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जुड़ गया, पेटेंट कानून जुड़ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जुड़ गया, जितनी दुनिया उसमें सर्विसेज जुड़ गई। सर्विसेज में एजुकेशन भी आ गया गेट्स के अंदर, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी दुनिया जहान की जितनी चीज़ें होती हैं सब उसमें आ गई। और बैंक आ गया, इंश्योरेंस आ गया, सब खुलवा लिया। हमारे बैंक खुल गया, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर खुल गया, हमारी खेती किसानी खुल गई। अब कह रहे हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट, अरे भाई एमएसपी के लिए सरकार क्यों खरीद करेगी, कारगिल भी करे। तो चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या शेप लेंगी, इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। मैं छूट गया है बिंदु रखना चाहूँगा। जी बिल्कुल। दो चीज़ें छूट गई थी। एक, हम पर क्या असर पड़ेगा, इसका क्लू मिला है। दूसरा, अमरीकियों पर क्या असर पड़ेगा। 20 मार्च को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 16 कांग्रेसमैन ने, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 16 कांग्रेसमैन ने जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा है 16 Republican congressmen in the House of Representatives representing the US rural economy had shot off a letter on March 20
urging him to negotiate strong and effective trade agreements. The letter points out that while US maintains an average tariff of 5% on agri-product imports, the average tariff rate of the 20 largest economies, including India, is 16.5%. It has complained that agricultural exports face many non-tariff barriers like unscientific regulatory standards, restrictions on genetically modified products, and complex certification requirements. तो 16 कांग्रेसमैन ने रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि हम अमेरिका की रूरल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं और अमेरिका में जो एग्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पर ऑन एन एवरेज 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, जबकि जो दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ से जो कृषि उत्पाद अमेरिका में आ रहे हैं उन पर ऑन एन एवरेज 16.5% टैरिफ लग रहा है। तो ये गैर बराबरी दूर होनी चाहिए। तो यानी उनका जो सब्सिडाइज्ड, अमेरिका में इतनी ह्यूज सब्सिडी मिलती है और सब्सिडीज़ को समझना आसान नहीं है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, कब कौन सी सब्सिडी को कहाँ वो डाल दें। तो यानी उनका हाईली सब्सिडाइज्ड कॉर्न अगर हमारे यहाँ आता है तो हमारे देश की व्यापक आबादी पर उसका काफ़ी गंभीर असर पड़ सकता है। और अनाज का संकट क्या होता है ये लड़कपन में हमने देखा है। हम लोगों के लड़कपन में अमेरिका का गेहूं आता था, नाम क्या था, लर्मर रोजा, जिसमें केवल चोकर रहता था। हाँ, उसमें कुछ गूदा नहीं रहता था, तो उसकी लाल लाल रोटियाँ, हाँ, उबाला हुआ होता था। तो वो कभी कभी कंट्रोल से हम लोगों के यहाँ आया है। तो हम लोग मैंने वो, अब आपने ये कहा कि अमरीकियों पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप बड़ी ऊंची शब्दावली बोलते हैं, मेक मागा, मेक अगेन अमेरिका ग्रेट, अमेरिका फर्स्ट, हेड ऑफ ऑल कंट्रीज। ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया था उसमें एक गोल्डन वीज़ा वाला भी था कि 5 मिलियन का जो, यानी आप नागरिकता अमेरिका की खरीद सकते हैं। तो जिस देश की नागरिकता बिकाऊ हो, यानी अमेरिका को वो कॉरपोरेट सिटीजन्स का ही मुल्क बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स का ही मुल्क बनाना चाहते हैं, और सबके लिए जिस तरह की शब्दावली वो इस्तेमाल करते हैं वो सभ्य समाज में कोई बोलता नहीं है। तो अमेरिका का मतलब है कि कंपनी बहादुरों का देश, निवेशकों का देश, अमीरों का देश, जो पैसा लगा सके उनका देश। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की पहले क्या चिंता थी? उनकी चिंता ये थी कि अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की कंपनियां दुनिया में गई हैं तो जो प्रॉफिट कमाती हैं अपने देश में नहीं लाती। वो पता चलता है कि ऑफशोर बैंकिंग के सहारे ऐसे देशों में रखती हैं, केमैन आइलैंड्स है, बरमूडा है, क्या क्या जो छोटे छोटे जिन देशों में इन्वेस्टर्स की संख्या, कंपनियों की संख्या मूल आबादी से ज़्यादा है। अगर रहने वाले लोग 1000 हैं तो पता चला 1500 कंपनियों के ऑफिस हैं। यानी ऐसे देशों में उस समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने गारंटीड टैक्स की बात की थी, कम से कम इतना टैक्स इनको देना होगा, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो किसी की सगी नहीं है, बेलगाम हो जाती हैं। पता चला कि अमेरिका से चली और अमेरिका को सब्ज बाग दिखाया और भारत आई, भारत से चल दी वहाँ, वहाँ चल दी। इनका तो कोई सगा है नहीं, न कोई नागरिकता इनकी उस तरह से है। तो इस समय मुस्तकिल रूप से
ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो अमीरों का देश हो, और वो सपना सभी देखते हैं। भारत में भी यही कहा जा रहा है, विकसित भारत, न्यू पाकिस्तान, और यही सपना चीन का भी है। अभी 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक जो बड़ी बड़ी MNCs हैं जो चीन में भी काम कर रही हैं, अमेरिकी मूल की भी हैं, उन सारे CEOs, उन कंपनियों के CEOs के साथ शी जिनपिंग ने बैठक की है, और उसमें कहा है कि चीन को कैसे महान बनाना है और नंबर 1 बनाना है, और सबके सहयोग की कामना की है। तो दुनिया जो है वो कॉरपोरेट्स की होने जा रही है। इसके लिए चीन भी लगा हुआ है, अमेरिका भी लगा हुआ है, और देशों के प्रधानमंत्रियों का कि हमें अपने देश की कंपनियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है। कंपनीज एंड कंट्रीज, अभी मैं पढ़ रहा था उनका मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, कि वी हैव टू सेव आवर कंपनीज एंड आवर कंट्री, यानी कंपनी और कंट्री को बचाना है। कंट्रीज बाद में है, कंट्री बाद में है, पहले है कंपनीज, हमें अपनी कंपनीज को बचाना है। और ये मार्क कार्नी है कौन? पहले नॉन ब्रिटिशर अध्यक्ष हुए थे अमेरिकी इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहला, जैसे हमारे यहाँ RBI है, उसी तरह से जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है उसके पहले माने यही पहले नॉन ब्रिटिशर गवर्नर यही हुए थे, और अब इस समय कनाडा के राष्ट्रपति हैं। तो कंपनियों को बचाना है, भारतवर्ष में भी यही हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी हिंदुस्तान में है। सज्जन जिंदल की JSW भी आया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली स्टील कंपनी कहाँ है? हिंदुस्तान में है, सज्जन जिंदल की JSW। रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे बड़ी स्टील कंपनी ArcelorMittal की हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान को संकट किस चीज़ का है? संकट है कि चीन से सस्ता स्टील प्रोडक्ट डंप हो रहा है। यानी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और हिंदुस्तान रो रहा है कि बाहर का सस्ता स्टील प्रोडक्ट डंप हो रहा है, यहाँ डंप हो रहा है। मुझे तो लगता है कभी कभी ये सज्जन जिंदल की का रुदन हो सकता है। जैसे ये रबड़ उत्पादक किसान चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं केरल के, कि चीन से सस्ता रबड़ भारत में चला आ रहा है और हमारा नेचुरल रबड़ उत्पादन जो है उस पर असर पड़ रहा है। हमारा नेचुरल रबड़ जो है यहाँ की जो टायर कंपनियां हैं वो खरीदें। टायर कंपनियां चीन का सस्ता नेचुरल रबड़ खरीदती हैं, बनाती हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था कि चीन ने सोचा कि नेचुरल रबड़ ही क्यों भेजा जाए, सीधे टायर बना करके ही ना हिंदुस्तान भेजा जाए। जब हिंदुस्तान में टायर आने लगा तो JK टायर और जितनी टायर कंपनियां हैं सबका बयान में पढ़ रहा था कि भारत में सस्ता टायर डंप हो रहा है, इसको रोका जाए। यानी यहाँ का जो टायर उत्पादक है उसको इस देश के नेचुरल रबर उत्पादक किसान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चीन से सस्ता चला आ रहा है, रोकिए टायर। अरे कभी ये तो सोचो कि इसी देश का किसान है, उसका हम रबर लें। कोई नेशनल स्पिरिट तो है नहीं, कोई सहकार या स्वदेशी या स्वराज का भाव तो है नहीं, सब प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो ट्रम्प आफ्टर ऑल, एक मिनट, ट्रम्प आफ्टर ऑल एक अरबपति है और रियल एस्टेट कारोबारी है। मैं कहीं
पढ़ा था और लिखा भी है कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहा है नागपुर में, किसी लोकल रियल इस्टेट कारोबारी के साथ संयुक्त उपक्रम बना करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना नागपुर में कर रहा है। नागपुर इन दिनों चर्चा में रहा और उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। तो ट्रम्प तो कारोबारी है, वो तो दुनिया भर के जो बड़े लोग हैं उनको चाहता है अमेरिका में आवें, निवेश करें, अमेरिका को महान बनावें। अमेरिका में अगर दुखी प्रताड़ित लोग हैं तो वो कह देगा ये तो बाहर से आए लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, इनके तो मूल स्पेनिश हैं, ये तो मूल इंडिजिनस हैं। कोई वहाँ के लोगों से उस तरह का रिश्ता नहीं है। और चुनाव प्रक्रिया से कोई कुछ भी जीत के आ सकता है। आनंदी साहब ने बातें बहुत युक्ति संगत ढंग से रखी, लेकिन जो चर्चा हुई उस चर्चा में मैं कोशिश करूंगा कभी पढ़ने के बाद, लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ दो बातें बहुत उभर के आई। एक तो स्वप्निल जी के ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं कहते हैं कि ट्रम्प साहब आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहें। प्रोफेसर आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सा सामान चाइना मार्केट सेगमेंट करके बना रहा है। आप जिस ट्रेड वार की ओर संकेत कर रहे हैं वो रियलिटी है। स्वप्निल जी की बात से अगर हम ये बात कहें तो एक्चुअली हम भी उसी ट्रैप में इस समय फंसे हैं कि हम भी महान, अमेरिका महान बने और हम भी महान बने। हम उसी ट्रैप में फंस गए, बिल्कुल ट्रैप। एंड हम में नो कहने की पावर जो गांधी ने दिया था, जो उन्होंने सन 31 में वहाँ बोले थे, वो नो कहने की पावर खो चुके हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। अमेरिका कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना रहा है और कंजम्पशन गुड्स, आरपी सिंह साहब ने भी इस बात को कही, कंजम्पशन गुड्स वो बहुत कम बनाता है। कंजम्पशन गुड्स कम वैल्यू के हैं, मॉनेटरी वैल्यू के, और कैपिटल गुड्स भारी कीमत के होते हैं। कैपिटल गुड्स वो बेच रहा है और कंजम्पशन गुड्स हमसे मंगा ले रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? इसलिए वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं बनाता है। हम कंजम्पशन गुड्स भी नहीं बना पा रहे हैं और कैपिटल गुड्स भी नहीं बना पा रहे हैं। मामूली कंजम्पशन गुड्स, जो यहाँ उदाहरण दिया गया कि हम दीपावली पर झालर नहीं बना पा रहे हैं, तो हम नो भी नहीं कह पा रहे हैं। हम नो भी नहीं कह पा रहे हैं। हम झालर लगाएंगे भी, हम सरसों के तेल का दिया नहीं जलाएंगे। वी डोंट हैव करेज टू से नो। हम उन चीज़ों का प्रयोग भी करना चाहते हैं, जब लालायित हैं तो उनका हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड इंडिया इतना बड़ा बाजार है सर, हमारा इतना बड़ा बाजार है कि इसकी ओर इन सेनापतियों को देखना ही देखना है, चाहे चाइना हो और चाहे यूएसए, चाहे यूरोप। अभी खबर आई थी कि यहाँ पर दातून बेचकर किसी ने ज़्यादा पैसे कमाए, जो भी है कुछ ज़्यादा कमा लिया। बाजार इतना बड़ा है ना, था इतना बड़ा बाजार था। इंडिया बाजार बहुत बड़ा है,
हमको क्या कह दिया जाता है, वी आर स्लीपिंग लायन, और स्लीपिंग लायन कह दिया तो हम बड़े खुश हो गए। लाइन कहा दी। लायन कह दिया, पंडित जी का पैर छू दिया, ठाकुर साहब को राजा कह दिया, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। तो लायन कह दिया, लेकिन लायन को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो लायन कभी जगने वाला है ही नहीं, वो तो सोता ही रहेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर स्ट्रेंथन नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी बड़ी क्राइसिस में फंस जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इतना पुअर हो गया, वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, हम केवल असेंबलिंग कर रहे हैं, खेती के सामान भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मटर तक इंपोर्ट हो रही है, वी आर इम्पोर्टिंग मेनी कंजम्पशन गुड्स। तो ज़रूरत अब ये है, अब इस एक बहुत बड़ा संकट हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें हो क्या गया, हम लोग कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। एक ज़माना था जबकि भारत दुनिया का कारखाना था, जहांगीर के टाइम में, जी, जहांगीर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, इन आवर चाइल्डहुड, हम लोग जब छोटे थे तो गांव तब तक की बात कर रहा हूँ, यानी 50s में भी गाँव में कपड़े बुनकर थे, गांव में जुलाहे कपड़े बुनते थे, गांव में तेल घानी थी, गांव में चमड़े का काम होता था। आज जरा एक गांव देख लीजिए, नथिंग इज देयर। हम लोग केवल मैन्युफैक्चरिंग पर जब तक जोर नहीं होगा, 25% GDP का मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, और अभी हम 17% पर रुके हुए हैं, बल्कि 17 से भी कम। जी, सो 25% पहुँचे। अब मेक इन इंडिया का क्या हुआ वो भी देख लिए, असेंबल्ड हो गया। तो इस समय हम लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं और हम सब लोग मोस्ट मॉडर्न बनने की होड़ में हैं। जरूरत है, वी हैव टू लर्न टू से नो, ये सामान आपका हमको नहीं चाहिए, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम मार्केट बने रहेंगे और हम बेच जो रहे हैं वो बड़ी कीमती चीज़ें बेच रहे हैं, वो बचाने की ज़रूरत है। चाइना के सामान हमको देख के बनाया जा रहा है, सब स्टैंडर्ड गुड्स। और जो सोलर एनर्जी में ये भी कहीं कहा कि जो बैटरी उसकी है, उसका जो एलिमेंट है उस पर उसने कब्जा कर लिया है। पैनल के अलावा जो बैटरी में एलिमेंट है उस पर उसने मोनोपोली कर लिया है, एंड दैट इज वेरी कॉस्टली। तो वो भी ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के रिसर्च एंड डिज़ाइन का काम तो यहाँ होता है, बट इसका जो फैब्रिकेशन होता है वो फैब्रिकेशन का काम ये बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ नहीं कराती। क्यों? उनको यह भी भय है कि यदि ये लोग फैब्रिकेशन करने लगेंगे तो कठिनाई हो जाएगी, इसलिए फैब्रिकेशन बाहर होगा। जो चिप्स लगी हैं इनमें, चिप की डिजाइन यहाँ हुई लेकिन फैब्रिकेशन यहाँ नहीं हुआ। सो आज दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, जिस
दर्द को आपने उजागर किया कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, चाहे वो जिस रूप में बढ़े। हम कम से कम अपनी ज़रूरत तो पूरी कर लें। और दूसरा ये जो स्वप्निल जी कह रहे हैं, इस पर दृढ़तापूर्वक कहने की ज़रूरत है कि हम इसके बिना मैं काम चलाऊंगा। हो सकता है कि आपको लोग पिछड़ा कह दें, समाज के लोग ही पिछड़ा कह देंगे। आप सोच सकते हैं इलाहाबाद में कितनी कार हो रही है। Is it required by those who are capable enough to walk without car, to go without car, to continue without car? लेकिन कार, एक घर में 5 लोग हैं तो 6 कारें हो रही हैं। Then you have to siphon your money to other country. आपका पैसा दूसरे देश जाना ही जाना है, चाहे वो कंपोनेंट्स के लिए हो या कंप्लीट कार के लिए। अबाउट ट्रेड वार मैं किसी दिन कोशिश करूंगा पढ़ के फिर आपसे बात करूँगा। थैंक यू। आज मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। मैं बनना चाहता हूँ। जो बात यहाँ कही जा रही है, अभी जो आप कह रहे थे या जिसको लेकर हम चिंतित हैं, उसमें मुझे लगता है कि हम दोबारा से सोचें कि क्या हम उसी विकास के मॉडल को अपनाना चाहते हैं जिसके तहत ये सब चल रहा है। और अगर हम उसे अपना लेते हैं तो क्या इस तरह के विकास मॉडल का कोई भविष्य है? मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि हमारा समाज अमेरिकन समाज की तरह बनता चला जा रहा है और ये भी एक एस्पिरेशनल सोसाइटी बनता चला जा रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है 5 या 6 गाड़ियों की, लेकिन हम ये 5 या 6 गाड़ियाँ हम इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि हम पड़ोसी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हम लगातार जो है तुलना करते रहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, जीडीपी पे कहाँ खड़े हैं। 17% है, कहाँ होना चाहिए था। किसी ज़माने में हम यहाँ पे थे, पुराने ज़माने में आज यहाँ हो गए। पर ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम ये सब करते रहे, 1.5 अरब लोग अगर कंज्यूम करते रहे उसी रेट पर जिस रेट पे हम कंज्यूम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कंज्यूम करते रहे, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस तो कंजम्पशन है। तो अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हम जो आपके पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम और तेज़ी से कंज्यूम करते चले जाएंगे। और जिसका मतलब यही है कि शायद मानव जीवन का और जीवन का भविष्य इस धरती पर, चलिए 100 साल, इससे अधिक नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर एलपीजी का मॉडल हम स्वीकार कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो कहीं न कहीं जिसका विरोध हमने किया था उसे हम समझें
हमने एलपीजी का विरोध केवल इस मात्र इसीलिए नहीं किया था कि वो सुविधाजनक नहीं था हमारे लिए, कहीं न कहीं पर जो है वो हमें नीचा दिखा रहा था, लेकिन इसलिए भी किया था कि हमको लगता था कि विकास की वो दिशा नहीं होनी चाहिए, विकास की एक नई दिशा होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए, अगर असंतोष की बात यहाँ पर कही तो हाँ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास उतना हो जितनी हमारी आवश्यकता है, तो हमारी जितनी भी समाज है, हमारे जितने भी समाज हैं वो नीड बेस्ड हो बजाय एस्पिरेशन बेस्ड हो। चाइना का उदाहरण आप दे रहे थे, लेकिन लगता है कि चाइना में जो चीज़ वहाँ से जैसे शुरू हुई थी, आज चाइना भी जो है वो उतना ही कैपिटलिस्ट हो गया है या ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो गया है अमेरिका के मुकाबले में, क्योंकि जिस तरह की चीज़ों की बात आप कर रहे थे जो वो बेच रहा है, जो सब स्टैंडर्ड है और लगातार बेची जा रही है यहाँ पर, साउथ वाले जो देश कहे जाते हैं उनमें, उससे यही पता चलता है कि उसके लिए जो है धन जो है वो महत्व का है, ये महत्व का नहीं है कि उसने जो है क्या चीज़ नष्ट कर दी उसके द्वारा। मुझे लगता है कि हम इस बारे में विचार करें और विचार करें जब तो जो है विशेष रूप से विचार करें कि जो हमारा जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम जो है किस प्रकार से इस प्रकार का विकास कर सकते हैं जो सबके हित में है। और जब हम सबके हित की बात कर रहे हैं तो हम केवल मानव हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे जीवों के हित की बात कर रहे हैं, हम सारे जितने भी यहाँ पर जो ग्रीन प्लैनेट है उसके हित की बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कभी न कभी जो है इसका अंत जो है बहुत जल्दी हम देखेंगे। तो इस विकास के मॉडल क्या होना चाहिए जो कि हमारे, और उसका हमारा दायित्व इसलिए बनता है कि हम 1.5 अरब हैं, हम ही वो नहीं करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें जो है यहीं पर आकर डंप होंगी। अगर हमारी इकोनॉमी जो है इस तरह की हो जाती है जो कि लगातार जो है वो एस्पिरेशनल ज़्यादा से ज़्यादा बनती चली जाती है, तो हम वही करेंगे। बहुत जल्दी जिस स्टील की बात आप कर रहे थे वो स्टील रहेगा ही नहीं हमारे पास। जितने भी मिनरल्स हैं, धरती के जितने भी मिनरल्स हैं, तो हमें मालूम है कि वो सीमित मात्रा में, बहुत जल्दी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, हमें मालूम। ठीक है, एनर्जी के लिए हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं अभी, वो एक अच्छा कदम हमने उठाया है और शायद वो लगता ये है कि हाँ वो कदम जो है वो सही दिशा में, लेकिन उसका दूसरा वाला भी वो है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे जो है किस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे, वो सारी वही इलेक्ट्रिसिटी होगी जो कि कोयले से उत्पादित हो। और अगर वही हम करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं पर जो है हम अपना और अपनों का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं करेंगे। उस पर हम लोग सोचें, विचार करें। यही कहकर मैं अपनी बात जो है समाप्त करूँ।